हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी के आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो साथ ही आज की सेशन में टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जो कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी का सही करने का टारगेट आज भाई 75 क्वेश्चन करना है और 45 क्वेश्चन सही करना है। आप देख सकते हैं ये 75 क्वेश्चन और केवल 45 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि भाई लास्ट 2 दिनों में आपका 2018 के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर समाप्त होने वाला है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोट में क्या लिखा है कि 2018 के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते थे ग्रुप डी के। तो इस बार भी भाई ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगा 2025 में, क्योंकि 2024 में जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ था ना, जैसे पिछले वर्ष 2018 और 19 में एएलपी का एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, फिर जेई का बिल्कुल सेम साथी 2024 के टेक्नीशियन एएलपी और जेई के एग्जाम में भी बिल्कुल सेम सवाल देखने को मिला था। और साथ ही इस बार हमें आइडिया लगने वाला है, जब 2 मार्च से आपके आरपीएफ का एग्जाम शुरू होगा, उसमें हम देखेंगे कि जीके जीएस प्लस साइंस के कैसे सवाल आते थे, क्या पिछले आधार पे आया या कुछ इस बार नया, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो उसके बाद दोस्त हम लोग तैयारी और भी अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो फिलहाल इस समय 2018 के पेपर को हल करते हैं। तो एक बार साथ ही इन 75 क्वेश्चन को हल कीजिएगा और देखिएगा कि आप सभी का 45 क्वेश्चन सही हो पा रहे या नहीं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास इस समय लगातार सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चल रही है और शाम को 7 PM पे चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए पहले का जवाब आप सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्त, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? बताइए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो साथ ही याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है। पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो साथ ही कौन सा ऐसा राज्य जो कि कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, गुजरात है दोस्त कपास का अग्रणी उत्पादक है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही याद रखिएगा जीके की हम बात करेंगे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस साइंस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। याद रखिए 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है ग्रुप डी का एग्जाम, जिसमें से भाई रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथ का भाई 25 क्वेश्चन, यानी 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और 45 क्वेश्चन जीके साइंस। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। समय की बात करें तो 90 मिनट का समय आपके पास रहेगा 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो इसी साथ ही टाइम को मेंटेन करके चलेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2018 का वार्षिक यूनियन बजट किस दिन पेश किया गया था? वर्ष 2018 का वार्षिक यूनियन बजट किस दिन पेश किया गया था? तो याद रखिए 1 फरवरी को किया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। किसे भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी यानी क्वीन के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, किसे भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी यानी क्वीन के रूप में जानी जाती है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त पीटी उषा को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बताइए दोस्त, भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा भाग 4 में किया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदर्श उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? बताइए दोस्त, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग उसे देखकर तदनुसार आचरण कर सकें? तो कितने आदेश दिया था भाई? तो याद रखिएगा 14 आदेश। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, शास्त्रीय नृत्य से, तानपुरा से या रसायन विज्ञान से है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8।
भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो साथ ही भारतीय संविधान के कौन सा भाग है जो कि राज्यों को, जो राज्य के बच्चे हैं, महिला हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो भाग थर्ड में है दोस्त। ये ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए दोस्त, 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आपको 2018 के अधिक सवाल देखने को मिलेगा दोस्त, तो ध्यान से एक प्रश्न को आप लोग हल करेंगे तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक यानी 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, काफ़ी इजी सवाल है। तो किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक विशेष यानी परिषद नियुक्त की थी? तो दोस्त याद रखिएगा शिवाजी ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्त, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, एपीजे अब्दुल कलाम या अनिल पद्मनाभन? तो दोस्त याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे हैं इग्नाइटेड माइंड्स। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भाई चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड ये किस शहर में स्थित है? चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु या हैदराबाद में? तो दोस्त याद रखिएगा चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड ये आपका चेन्नई शहर में स्थित है। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं? भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित रखती हैं? मिजोरम, असम, मणिपुर या मेघालय से? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुर राज्य से संबंधित रखती हैं जो चैंपियन मैरी कॉम जी हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो साथ ही भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ दिया गया था? 52वां, 32वां, 44वां या 42वां? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? बताइए दोस्त, उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो साथ ही याद रखिए गर्भ निरोध में। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप डेली का डेली क्लास बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से परख भी रहे होंगे, क्योंकि साथ ही समय बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी एग्जाम हो सकता है। आप देख रहे होंगे जैसे कि एलपी का एग्जाम हुआ था 24 नवंबर से लेकर 2024 की बात करें, 24 नवंबर से आपका 30 नवंबर तक कंप्लीट हुआ। अभी फाइनल पहला का रिजल्ट नहीं आया लेकिन डेट आ चुका है। तो जितने भाई एलपी का एग्ज़ाम दिए थे वो तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि 19 मार्च से उनका जो एलपी सीबीडी 2 का पेपर है ना वो शुरू हो रहा है। पहले का रिजल्ट नहीं आया लेकिन डेट आ चुका है एलपी सेकंड का जो 2 का पेपर होता है। तो ध्यान देंगे दोस्त, तो इसका भी कभी भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। तो अपनी तैयारी लगातार रख रही है दोस्त, अच्छे से रखिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो भाई किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो याद रखिए अकबर ने की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। एनटी राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? बताइए दोस्त, एनटी राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? तो साथ ही याद रखिएगा 29 मार्च 1982 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? भाई वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है?
बताइए। तो याद रखिए रिवर्स रेपो दर कहते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। रोडोडेंड्रॉन ये किस राज्य का फूल है भाई? रोडोडेंड्रॉन ये किस राज्य का फूल है? त्रिपुरा का, नागालैंड का, तेलंगाना का, सिक्किम का? तो याद रखिएगा रोडोडेंड्रॉन नागालैंड राज्य का फूल है भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो सर जी गुरुचरण याद रखिए सिंह कालकट थे, गुरुचरण सिंह कालकट थे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही अगर इस ऑप्शन में कौन रहते, एम एस स्वामीनाथन रहते, तो 99% भाई हमारे एम एस स्वामीनाथन पे जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो गुरुचरण साथी कौन थे? सिंह कालकट थे। ध्यान देते आप सभी लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। का काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? भाई बताइए कि किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है? कब तक चला था भाई, बता सकते हैं आप लोग दिल्ली सल्तनत? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये किस शहर में स्थित है या किस राज्य में स्थित है? बताइए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सर जी महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन क्या होने वाले दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान नामक पहल को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथ ही भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान नामक पहल किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? तो आप याद रखेंगे 2014 में। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? बताइए किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त भी कर लिया था? तो भाई पांडे ने किए थे। डी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्त। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा ये किस राज्य में स्थित है? बताइए। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा ये किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए गुजरात राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? बताइए। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो साथ ही याद रखिएगा एम.एन. रॉय ने दिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन है? भाई 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो सर जी खेल रत्न पुरस्कार है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। इंटरनेशनल प्रीमियर लीग के संस्थापक कौन है? भाई इंटरनेशनल प्रीमियर लीग के संस्थापक कौन है? लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, यूकी भाभरिया, महेश भूपति? बताइए। इंटरनेशनल प्रीमियर लीग के संस्थापक की बात करें तो महेश भूपति हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, और जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो भाई किस पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून को निर्वासित भी किया गया था, और जहां पे उनका 1862 में जाके निधन भी हो गया? वो कौन थे? तो भाई याद रखिए बहादुर शाह जफर थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन पढ़िए। विंग्स ऑफ फायर, द टेंस डंस 12,
या आपका हिंद स्वराज या अल हिलाल। तो भाई इनमें से तो केवल एक ही पुस्तक दिख रही है जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, हिंद स्वराज, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। दर्शाया कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो भाई किसने दर्शाया कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? तो भाई याद रखिएगा आप सभी लोग, हेनरी मौजले ने। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? तो भाई कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? रक्षा, कृषि, गृह या पर्यावरण? तो दोस्त याद रखिएगा आप सभी लोग, पर्यावरण करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करते हैं? तो पर्यावरण मंत्रालय करते हैं, ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? बताइए दोस्त, ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड जो है वो किस देश में स्थित है? भाई देश की बात कर रहा है, देखिए शहर नहीं पूछा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो सर जी भाई भारत में है ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन आप बताइए कि किस शहर में स्थित है? बताइए ईडन गार्डन जो क्रिकेट ग्राउंड है दोस्त, ये किस शहर में स्थित है? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। जातक कथाओं में ये किस समुदाय के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बताइए दोस्त, जातक कथाओं में किस धर्म के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो साथ ही याद रखिएगा बुद्ध के जन्म, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? भाई कौन सा भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? बताइए। तो सर जी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। ये ऑप्शन क्या माने भाई आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? बताइए। 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? नरेश मित्रा, दिलीप कुमार या पृथ्वीराज कपूर या गुरुदत्त? तो भाई 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक नरेश मित्रा थे। ये ऑप्शन क्या हो रहा है भाई आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था, जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में काम किया था? भाई बताइए ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था? बता सकते? बिल्कुल सही, सुभाषिनी मिस्त्री ने किया था। ऑप्शन बी सुभाषिनी मिस्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। अल्फांसो किस फल की किस्म है? भाई अल्फांसो ये किस फल की किस्म है? केले की, आम की, सेब की या अंगूर की? तो सर जी अल्फांसो आम फल के किस्म है। बी ऑप्शन क्या हो रहे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश में किसकी राजधानी है? भाई डायरेक्ट बताइए कि प्योंगयांग ये किस देश की राजधानी है? कंबोडिया की, उत्तर कोरिया की, दक्षिण कोरिया की या वियतनाम की? तो भाई उत्तर कोरिया की, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? भाई किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम में? तो याद रखिए दोस्त अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो किसने दिया है? तो याद रखिए हाल्डे ने दिया है। सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त, तो साथ ही चैनल पे नया तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही इस समय हम लोग लगातार 2018 और 2022 के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। उसके बाद दोस्त जब हम लोग का 1 मार्च आपका यानी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद दोस्त हम लोग चैप्टर वाइज जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर जितने भी आपके ग्रुप डी के सिलेबस है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से साथ में हम लोग तैयारी करने वाले हैं। लगभग दोस्त आप लोग कम से कम इसमें 10 से 15 हज़ार भाइयों को अभी भी ऐड करना है। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है
शेयर करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कौन इनमें से डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? भाई डीएनए का एक भाग है जो कि एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। गुणसूत्र है, केंद्रक है, या लक्षण या जीन? भाई जीन आ गया तो आपका जीन है, जो कि डीएनए का एक भाग होता है जो कि एक प्रोटीन के रूप में के लिए मतलब जानकारी देता है, प्रोटीन के लिए जानकारी देता है, जीन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? बताइए कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो भाई यदि आपके ऑप्शन में धमनी हो या धमनियाँ हो, समझिए वही अधिकतर 90% सही सवाल होता है रक्त के मामले में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। स्नायु और कंडरा ये किसके बने होते हैं? बताइए जो स्नायु और कंडरा है ये किसके बने होते हैं? तो साथ ही याद रखिए संयोजी उत्तक के बने होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? भाई किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं? सैलामेंडर में, कोबरा में, मेढक में या रोहू में? तो भाई ध्यान देंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहू में केवल 2 चैम्बर होते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या हो रहे भाई इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो भाई इनमें से जैविक अम्ल कौन सा है? बताइए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, बताइए। एक जैविक अम्ल है तो ऑक्जेलिक अम्ल है। कैसा अम्ल है भाई? जैविक अम्ल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? भाई बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? कौन सा ब्लॉक में आते हैं दोस्त पहले व दूसरे समूह के तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी है ना? बताइए। तो भाई याद रखिए एस ब्लॉक में। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। जब मेंडलीफ ने अपने कार्य तत्वों का वर्गीकरण को शुरू किया तो कितने तत्व उस समय ज्ञात थे? भाई बताइए, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य स्टार्ट किया तत्वों का वर्गीकरण करना, तो उस समय साथी शुरू किया था, तो उस समय कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे? 64, 63, 65 या 61? भाई याद रखिएगा 63 तत्व ज्ञात थे, यानी 63 तत्व ज्ञात थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। एक सतही परिघटना है, तो इनमें से एक सतही परिघटना कौन है भाई? तो भाई जो वाष्प होता है ना, एक सतही परिघटना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। आवृत्ति किसमें व्यक्त की जाती है और दर्शाती है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है? भाई साहब आवृत्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है और दर्शाता है यह कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है? भाई याद रखिए आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या होता है? मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। ब्यूट किस पे आ रहा है? ब्यूट किस पे आ रहा है भाई? 4 कार्बन, 4 कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन प्लस 2 और हाइड्रोजन, यानी C4H10 होना चाहिए। C4H10 देखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये ब्यूटेन का अणु सूत्र होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कूलाम प्रति सेकंड मात्रक का दूसरा नाम क्या है? बताइए, कूलाम प्रति सेकंड मात्रक का दूसरा नाम क्या है? सेकंड है, जूल है, वोल्ट है या एम्पियर है? सभी दोस्त बताएंगे कूलाम प्रति सेकंड मात्रक का दूसरा नाम क्या होता है? तो सर जी एम्पियर होता है। भाई याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? भाई फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? बताइए। तो याद रखिएगा एल्वियोली में, यानी दोस्त कृपिका में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। एक सेल में विभवांतर किस इकाई मापा जाता है? विभवांतर की बात करा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो साथ ही
इकाई में मापा जाता है तो वोल्ट में मापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो साथ ही सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो साथ ही याद रखिए प्रमस्तिष्क होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्यों की? बताइए दोस्त, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था क्योंकि इसमें क्या उसको दिखा? वे सस्ते थे, या वे आसानी से उपलब्ध थे, या अच्छे थे, या उनमें विषम दिखने वाले गुण थे? भाई गुण की बात यहाँ पे किया है, तो साथी मेंडल ने मटर को इसलिए चुना है क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। हृदय चक्र क्या है? भाई हृदय चक्र क्या है? तो याद रखिए हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र है हृदय चक्र। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? भाई इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि या रक्त? तो भाई याद रखिएगा आप लोग, जो तंत्रिका कोशिका होता है ना, ये संयोजी ऊतक नहीं होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 59। कौन संघ के प्राणी अन्य रूपों से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी है? बताइए दोस्त, इनमें से संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी हैं? निमेटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा है? बताइए दोस्त, जो साथी इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, ये संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी हैं। यानी डी ऑप्शन आपका दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। तो साथी उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे होंगे कि पिछले वर्ष 2018 के एग्जाम में कैसे ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। अगर इस बार ऐसा सवाल मिल जाए पेपर में 2025 में, तो आप सभी कितना स्कोर कर पाएंगे 20 क्वेश्चन में से? एक बार जरूर बताइएगा। प्लस आज की सेशन से आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 60 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसके बराबर होती है? बताइए दोस्त, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसके बराबर होती है? तो मेरे दोस्त आप सभी लोग याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? बताइए दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो साथी याद रखिएगा आप सभी लोग, परमाणु आकार बढ़ता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो भाई इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन? बता सकते हैं आप सभी लोग? बिल्कुल सर जी, ऑक्सीजन। याद रखिए, तो ऑक्सीजन गैस ना उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑक्सीजन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए वे कौन सी गैस जब मुक्त होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? भाई बताइए कौन सा गैस है तब मुक्त होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? तो मेरे दोस्त हाइड्रोजन गैस है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। जब वाष्पीकरण कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? बताइए दोस्त, जब वाष्पीकरण कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो वो क्या बनता है? फुलेरिन बनता है, ग्रेफाइट, कोक या कार्बन ब्लैक बनता है? तो याद रखिए फुलेरिन बनता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। कौन से तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? तो भाई इन तत्वों में सबसे कम आयनीकरण वाला ऊर्जा कौन है? तो भाई याद रखिए सीजियम में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। आयनिक यौगिकों में
आयन परस्पर आकर्षित करते हैं और मजबूत किसके द्वारा जुड़े होते हैं? बताइए। आयनिक यौगिकों में आयरन परस्पर आकर्षित करते हैं और ये मजबूत किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो भाई याद रखिए, विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? भाई उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो मेरे दोस्त क्वथनांक, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होते हैं? बताइए। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु दोस्त शून्य में होते हैं। भाई शून्य त्वरण में हो, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। वे क्षेत्र हैं जहाँ दाब और साथ ही घनत्व अधिक होता है। तो साथी वे कौन से क्षेत्र है जहाँ पे दाब और साथ ही घनत्व अधिक होता है? तो भाई याद रखिएगा, संपीड़न के क्षेत्र हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है? भाई बताइए, किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है? कार्य की, बल की, प्रणोद की या शक्ति की? सर जी ये तो शक्ति की है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई यहाँ से आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई को क्या बोलते हैं? तो भाई याद रखिएगा, मीटर बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72। ध्वनि तरंग किस पर यात्रा करती है? बताइए, ध्वनि तरंग किस पर यात्रा करती है? तो मेरे दोस्त विभिन्न माध्यमों में भिन्न चाल पर यात्रा करती है। ये ऑप्शन क्या हो रहा है भाई आपके? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 73। एक हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन पर बहने वाला जल टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या निहित होता है? बताइए दोस्त, एक हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन पर बहने वाला जल टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या निहित होता है? तो भाई गतिज ऊर्जा होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? बताइए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो सर जी अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर बताएंगे सभी दोस्त। निम्नलिखित स्थितियों में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है? भाई निम्नलिखित स्थितियों में किस में कोई कार्य ही नहीं किया जाता है? ध्यान से पढ़िए। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, ये तो कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो भाई यही हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर बना, सभी बताएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आज के सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा और अपने 75 क्वेश्चन हल किया होगा और अपना अपना स्कोर सभी दोस्त बताएंगे। 75 क्वेश्चन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर आप बताएंगे हमें। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते दोस्त 11:30 AM पे। तुरंत फटाफट 11:30 AM का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि जल्द ही साथी उसको हम रिमाइंड में लगा देंगे, आपको नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए दोस्त मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।